क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी को दुनिया की सबसे सुरक्षित और पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में गिना जाता है, वही अगर अपने ही पैसे के लिए स्ट्रगल करने लगे तो फिर क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ एक कंपनी की ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर छुपे एक बड़े रिस्क की है, जिसके बारे में देखा जाए तो आमतौर पर कोई भी बात नहीं करता है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ये वही कंपनी है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट को मैनेज किया करती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करती है और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करती है। लेकिन आज देखा जाए तो आज इस कंपनी को लेकर के एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को एक अलर्ट मोड पर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया के एक लोन एक्सपोजर में कंपनी का पैसा अटक चुका है, और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जिस लोन को सेफ और स्ट्रक्चर्ड माना जा रहा था, वो अब डिफॉल्ट सिचुएशन में चला गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिस पैसे को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, वो पैसा अभी भी फंस चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है या फिर एशिया के प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में कोई बड़ा हिडन रिस्क बिल्ड हो रहा है। इस पूरे केस में जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है, वो एक लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन सेक्टर से जुड़ी फर्म है। इसी कंपनी को दिए गए लोन के बाद रीपेमेंट में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी हैं, और अब जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके डिफॉल्ट तक पहुंच गई है। अब ब्लैक रॉक जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन इस पैसे को रिकवर करने के लिए लीगल और फाइनेंशियल रूट को एक्सप्लोर कर रही है, और यहाँ तक कि पर्सनल गारंटी क्लॉज को भी एक्टिवेट करने की बात अब सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये नहीं उठता है कि कितना पैसा फंसा है, बल्कि असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसके लिए हमें एक नए फाइनेंशियल सिस्टम को समझना होगा, जिसे कहते हैं प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। पहले बड़े लोन्स सिर्फ बैंक्स दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम तेजी के साथ मार्केट में ग्रो हुआ है, जहां लार्ज इन्वेस्टमेंट फंड्स डायरेक्टली कंपनीज को लोन देते हैं, वो भी बिना ट्रेडिशनल बैंक्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर। और इस सिस्टम को पसंद इसलिए ही किया गया था क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो जहां पर रिटर्न ज़्यादा होता है, वहां पर रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। अब तक माना जाता था कि एशिया का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिलेटिवली थोड़ा सेफ है। यहाँ डील ज़्यादा कंजर्वेटिव होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट बेटर होता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो लेंडिंग डिसिप्लिन स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन अब इस केस ने इस पूरी परसेप्शन को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक का पैसा यहाँ पर फंस सकता है, तो फिर बाकी इन्वेस्टर्स के पैसों का आखिर क्या होगा। अब इस कहानी के पीछे चाइना की इकोनॉमिक रियलिटी भी जुड़ी हुई है। पिछले कुछ सालों से चाइना की इकोनॉमी प्रेशर में नजर आ रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर में स्लो डाउन आता नजर आ रहा है, वीक कंज्यूमर डिमांड बनी हुई है, और इंक्रीजिंग डेट लेवल ने कई इंडस्ट्रीज को यहाँ पर इम्पैक्ट कर दिया है। अब इसका असर सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स पर भी दिखाई देने लगा है। कोल्ड चेन बिजनेस, जिसे जनरली स्टेबल माना जाता है, वहाँ भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, और यही स्ट्रेस इस पूरे डिफॉल्ट केस की एक बड़ी वजह बन करके सामने आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस लोन के बदले कुछ कोलेट्रल मौजूद है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑपरेशनल एसेट पर नहीं है, यानी कि रिकवरी आसानी से नहीं होगी। और यही वो वजह है कि ये केस अब सिर्फ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं रहा है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल रिस्क एग्जाम्पल बन चुका है। अब सवाल यह है कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अगर रिकवरी स्मूथ तरीके से हो जाती है तो मार्केट भी थोड़ा राहत में आ सकता है, लेकिन अगर रिकवरी वीक रहती है या फिर सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो एशिया के प्राइवेट क्रेडिट मार्केट पर इसका बड़ा प्रेशर आ सकता है। इन्वेस्टर्स और ज़्यादा कॉशियस हो सकते हैं, लेंडिंग स्टैंडर्ड्स टाइटन हो सकते हैं, और नए डील्स की स्पीड भी अब स्लो डाउन हो सकती है। और अगर ये ट्रेंड और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट दोनों को ही इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा टेकअवे यहाँ पर यह है कि जब मार्केट तेजी के साथ कहीं पर ग्रो कर रहा होता है, तब रिस्क अक्सर हिडन होते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रोथ स्लो डाउन होती है, वही रिस्क होते हैं, वही हिडन रिस्क होते हैं जो सामने निकल करके आते हैं। और शायद ये केस उसी बदलाव की शुरुआत का संकेत दे रहा है। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या एशिया का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट अभी भी सेफ है, या फिर आने वाले समय में हमें और ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।